लीजिए, हम फिर से जुड़ गए हैं आपके साथ एक नए एपिसोड में लाइफ आजकल के। और हम इस एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे अपनी बातचीत को शैलजा जी के साथ, जिन्होंने जिनसे हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे और समझने की कोशिश की उनके जीवन के बारे में, और वो एक लेखक कैसे बने और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। इस एपिसोड में मेरा फोकस रहेगा, मैं नॉर्मली बात करूं उनसे जो उन्होंने काम किया है अपनी दो किताबों के माध्यम से, उनसे बात करें। और शुरुआत करना चाहूँगा पाँच के सिक्के, जो उनकी दूसरी बुक है, जिसको चंडीगढ़ साहित्य अकादमी से अवार्ड भी मिला है, उस पे बात करूँगा। पर उसमें एक उन्होंने बड़ा प्यारा सा नोट लिखा था, जो हमारे लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उनको कोट करते हुए उन्होंने लिखा था कि सबसे उत्तम कहानी वह वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। ये आपने बहुत प्यारा कोट लिया ये, क्योंकि आपकी जो कहानियां हैं एग्जैक्टली यही चीज दर्शाती हैं। तो शुरू मैं इस तरह से करूंगा कि शैलजा जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो पहली बुक थी उसमें भी 12 कहानियां थी, आपकी जो दूसरी बुक है उसमें भी 12 ही कहानियां हैं। तो ये 12 कहानियों का क्या क्या किस्सा है? आई थिंक हर मौसम के लिए एक कहानी है या ओह हर वाह, माह वाह, के लिए। ब्यूटीफुल, वेरी अ, नाइस, वेरी नाइस। मतलब इसमें कुछ ज्यादा सोच समझ कर ऐसा नहीं किया गया, बट मतलब यूं ही हो गया, यूं ही हमने 12-12 कहानियां ली। वाह। और आप कह सकते हैं कि पहली किताब की सफलता के बाद मुझे लगा कि 12 ही रखते हैं, तो इसलिए। बट शायद हर मौसम के लिए कहानी वाह, है, हर वाह, माह के लिए कहानी है, आपने तो बहुत और मैं ताकि। सच बताऊं, वो कहानियां हर मौसम के हिसाब से ही चलती हैं। किसी कहानी को पढ़ के ठंड भी लगती है, किसी कहानी को पढ़ के गर्मी भी लगती है, कहीं पे बसंत के आने की खुशबू भी है और कहीं पे बरसात भी दिखती है। तो आपकी कहानियों ने आपको, जी। अपने जो जिस बैलेंस ढंग से कहानियां लिखी हैं उसको पढ़ के बहुत मज़ा आया। मैं मैं बहुत उत्साहित हूँ आपसे बात करके, और पिछले एपिसोड में बड़ा मज़ा आया और चल। आपको देख के और जी अच्छा लग रहा हाँ, है सेकेंड बिल्कुल। एपिसोड में। शैलजा जी, बात करेंगे आपने जो 16 साल की उम्र में जो नोट लिखा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो नोट पढ़ के मुझे लगा कि समाज की कुछ एक चीज़ों को आप, जैसे कि नॉर्मली हम सोसाइटी में मेरे जैसा इंसान डरेगा कुछ बोलने से, कुछ कहने से, लेकिन आपने उसको भी टच किया। लेकिन उस बात को लिखा जिसमें, जैसे मैं पढ़ना चाहूँगा और आप मुझे उसको बता सकते हैं कि आपको एक चीज़ ने थोड़ा सा अंदर से झकझोरा, जिसकी वजह से आपने एक नोट लिखा 16 साल की उम्र में। वो नोट लिखा था आपने कि कुछ गणेश जी को दूध पिलाया जा रहा था और काफ़ी दूध पिलाया गया, जिस बात को आपने अपने हिसाब से समझा और आपको लगा कि शायद इतना दूध बर्बाद हो गया। आपने वो हिम्मत की, आपने वो लिखा और आपने वो भेज दिया लिख के अखबार में कहीं प्रकाशित होने के लिए। और उस बात का सबसे बड़ी बात है, हो सकता है किसी ने उसको पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन आपने उस बात का जिक्र किया। लेकिन अगले ही पैरा में आपने जो, शायद किसी को लगे कि आप किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे कि आप शैलजा जी क्यों किसी धर्म को लेके या गणेश जी को लेके ऐसा क्यों कह रही हैं कि दूध पिला रहे हो, ये दूध की बर्बादी है। लेकिन अगले ही पैरा में आपने सबसे प्यारी बात लिखी कि इस तरह लिखने की जो परंपरा बुद्धि ज्ञान के देवता गणपति की कृपा से प्रारंभ हुई, वो लगातार, वो कालांतर तक जारी रही। तो आपने ये बताने, किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, पर ये साफ दिखा दिया कि आपका किसी धर्म से कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी के अगेंस्ट हैं, क्रिटिसिज्म। और ना ही आप किसी धर्म का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, पर आपका एक सिर्फ एक फैक्ट जो आपको देखा कि शायद वो दूध बर्बाद हो रहा है जो किसी के पेट में जा सकता है, तो आपने वो रिस्क लिया लिखने का। उसके बारे में कुछ बताएंगे, वो क्या चीज़ थी जो आप इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए उस चीज़ से? देखिए, जो ये घटना थी, और जब मैं शायद 10वीं क्लास में थी उस समय, जब ये घटना हुई थी गणेश
जे की मूर्ति को मिल्क देने की, दूध ऑफर करने की। तो इसके बारे में बहुत कुछ छपा अच्छा। था न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में। तो मैं उस सब को पढ़ रही थी, और हम्म। पढ़ने के साथ साथ हमारे घर पे भी इस तरह की डिस्कशंस होती थी पेरेंट्स के साथ, मतलब हमारी सिबलिंग्स के साथ, कि क्या चल रहा है समाज में, क्या हो रहा है। तो मतलब सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता था। तो मैंने सोचा कि कैसी अजीब सी बात है ये, हमारे घर में हमें सिखाया गया कि विश्वास कीजिए पर अंधविश्वास नहीं कीजिए। हम्म। तो इसका कोई, मुझे ऐसा महसूस हुआ उस उम्र में भी, मुझे ये ज्ञान था कि ये साइंटिफिक नहीं है चीज। हम्म। और हमारे घर में ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ नहीं होती है। मतलब हम्म। जो भी धर्म को हम अपनाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। बट कभी भी उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करने के लिए हमें सिखाया गया कि ब्लाइंड फेथ किसी भी चीज पर भी नहीं करना चाहिए। तो हम्म। चाहे वो कोई विचार हो, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे व्यक्ति हो, या कोई कॉन्सेप्ट हो, किसी भी चीज के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। उसको हम्म। क्रॉस चेक करना चाहिए, उसके बेसिस, उसकी रूट्स हम्म। को पहले जांच पड़ताल करके फिर उसके ऊपर पूरा अपना जो है। क्योंकि फेथ एक ऐसी चीज है जो, विच इज वेरी सेक्रेड, जो हम्म। बहुत जिसको कहते हैं कि एक बहुमूल्य चीज है। आप किसी पे फेथ करते हैं तो उसको बहुत कुछ सौंप देते हैं। और हम्म। अगर हम इस तरह के समाज जो है इस तरफ चल पड़ा कि मूर्तियों को और मतलब इस तरह से मिल्क हम दे रहे हैं जो गरीब लोगों के काम आ सकते हैं। मतलब मेरे बाल मन ने या मेरी किशोर अवस्था में उस समय मैं ये सोच सोच रही थी। तो मैंने हिम्मत करके मैंने कहा मैं संपादक के नाम पत्र लिखती हूँ। तो जनसत्ता में मैंने ये पत्र भेजा था। अच्छा। और घर में सब हैरान हो गए जब ये पत्र छपा एडिटोरियल पेज पर। अच्छा। तो किस, जी, एडिटोरियल पेज पर ये पत्र छपा था। और आप और 16 इसका साल के थे हेडिंग था उस वक्त? चमत्कार को नमस्कार। जी। तो इसका हेडिंग था चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार। तो ये चमत्कार को नमस्कार एक फ्रेज है हिंदी का। हम्म। और जी। ये जनरली यूज किया जाता है जब हम भ्रांतियों को या अंधविश्वासों को के बारे में बात करते हैं, तो इस हम्म। फ्रेज का इस्तेमाल होता है। तो हम्म। उसका वही हेडिंग दे करके उन्होंने उस चिट्ठी को छापा था। तो वो एक नींव पड़ गई थी जी। लिखने की। वो एक जिसको कहते हैं ना कि अपना नाम छपा देखकर चिट्ठी के नीचे, तो हाँ। वो एक और जुनून आ गया कि भी इसको लिखना है और आगे लेकर जाना है इस चीज को। वाह। वाह, ब्यूटीफुल। और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि आप किसी धर्म के अगेंस्ट हैं और किसी रिलीजन के अगेंस्ट लिख रहे हैं। वो एक, आपने बड़ी प्यारी बात बोली कि 16 साल की उम्र में बाल बाल मन में एक विचार आया कि दूध की बर्बादी ना हो तो जी। अच्छा है। तो एक शुद्ध मन से, प्योरली, एक प्योर हार्ट जो कहते हैं, सेक्रेड हार्ट ने उस बात को लिखा था। हाँ जी, हाँ और जी। और मेरे, अगर मुझे ऐसा मालूम है कि मेरे जितने भी ऑडियंस हैं या दुनिया में, अब तो लोगों का ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है जब से यूट्यूब यूट्यूब और ये फेसबुक वगैरह चले हैं। तो गणपति जो हैं, कहा भी जाता है जैसे आध्यात्मिक दुनिया में भी, और हमारी बड़ी जितने भी धार्मिक किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि महाभारत का एग्जाम्पल ले लें, तो कहा जाता है कि व्यास जी ने लिखा, व्यास जी ने पढ़ा था कहानी को और गणेश जी ने उसको लिखा था। तो महाभारत इस तरह से लिखी गई थी, उसके राइटर गणेश जी थे। तो उसी तरह से गणपति का आशीर्वाद लेते हुए आपने बुक लिखना शुरू किया। आप जब आपकी बुक्स लिखी, आपने बुक्स लिखी तो उसमें अलग अलग चैप्टर हैं, कई कहानियां हैं। उन कहानियों को मैं सारी कहानियों का तो जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि सस्पेंस खराब ऑडियंस के लिए ख़त्म हो जाएगा। पर एक दो कहानियों का जिक्र करना चाहूँगा विद योर परमिशन। तो आपकी वास्तव में एक कहानी है, जो पहली कहानी है दीमक वाला एल्बम। अब मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था कि, और एक दूसरी ही कहानी है उसके बाद, जो दीमक वाले एल्बम के बाद आपने जो अगली कहानी लिखी है वो भी बड़ी प्यारी कहानी है। उसका नाम आपने रखा है तारो। तो आरो, हाँ जी। अब मैं, अब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और मुझे सच में बताऊं तो लिखते कैसे हैं, लिखने की कला क्या है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब आपने दीमक वाला एल्बम लिखा तो इस कहानी में जो बैकग्राउंड, जो कैरेक्टर्स हैं, वो दिखते हैं कि किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड में कोई लड़का है जो प्राइवेट जॉब कर रहा है और उसकी एक पत्नी है जो घर में रहती है। तो वहाँ पे जो आपने शब्दों को जो
हिंदी में आपने ये किताब हिंदी में लिखी है, पर जो आपने शब्द, जैसे कुछ एक शब्द आपने यूज़ किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हिंदी की बुक होते हुए भी संडे शब्द का इस्तेमाल किया है, रविवार ना करके संडे शब्द का इस्तेमाल किया है। तो जब इस कहानी को पढ़ रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि ये तो हिंदी में है, पर इसमें संडे हिंदी में क्यों लिखा गया है। इसी तरह से कई शब्द हैं जो इंग्लिश के हैं पर उनको हिंदी में लिखा गया। लेकिन जब मैं अगली 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 किताब को पढ़ा, जब मैंने अगली स्टोरी को पढ़ा और जब मैं तारों पढ़ रहा था, तो उसमें पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं पंजाब के किसी गांव में हूँ, क्योंकि वहाँ जो शब्दों का चयन है वो बिल्कुल ही अलग हो गया। वहाँ पे आपने बेबे शब्द का यूज़ किया है माँ की जगह पे, आपने यहाँ पे एतवार शब्द का यूज़ किया है, रविवार एतवार यूज़ किया है, संडे नहीं लिखा है, आपने गांव को पिंड बोला है। तो आपको आपके कैरेक्टर से पहले आपकी भाषा नहीं, अभी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जब आप शब्द बता रहे हैं कि ओहो ये तो ज़रूर पंजाब की स्टोरी होने वाली है, तो ये चीज़ आपने ये किस तरह से सोची आपने इसको, और बैलेंस कैसे किया, मेंटेन कैसे किया अपनी राइटिंग में, और ये इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है जब आप इस तरह की कहानियां लिखते हैं। तरुण, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। और मेरे ख्याल से ये जो पाठक ध्यान से किसी चीज को पढ़ता है तो उसके मन में ही ये ख्याल आएगा। और देखिए, जहाँ तक इंग्लिश के वर्ड्स का संबंध है, तो हम आजकल के जो जिस जमाने में हम रह रहे हैं, या जिस तरह के लोग हमें पढ़ रहे हैं, हम्म। उनको मतलब अंग्रेजी के शब्दों को इस्तेमाल करने से कोई गुरेज नहीं है। हम्म। और दूसरी बात, एक इंग्लिश भी डेवलप हो गई, बट मेरी भाषा इंग्लिश नहीं है। मेरी भाषा हिंदुस्तानी मेन है। मतलब ना तो वो उर्दू है, ना तो वो संस्कृत मिश्रित हिंदी है। वो एक आम बोलचाल की भाषा है। हम्म। तो जैसे आपने कहा कि संडे कॉर्पोरेट, तो वो एक जैसे हम कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसे कहानियां लिखी कि कल को अगर इन कहानियों पर कोई प्ले बनाना चाहे या कोई फिल्म बनाना चाहे, जो कि अभी एक बहुत दूर का ख्याल है। नहीं नहीं, ज़रूर। तो जिस तरह की कहानियां हैं ये ज़रूर बन सकता है और बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जी, उसको ध्यान में रखकर मैंने पृष्ठभूमि जो तैयार करते हैं हम, हम्म। तो वो पृष्ठभूमि जो आपने कहा कि डायलॉग सुनने से पहले ही, कैरेक्टर्स को सुनने से पहले ही पृष्ठभूमि पढ़कर ही अंदाजा लग जाता है कि कहाँ की कहानी है, कैसा वातावरण है। जी। तो वातावरण ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, ताकि वो जो पृष्ठभूमि है, जो प्लॉट है कहानी का, जो कहानी का कथानक है, वो ओरिजिनल लगे। उसमें ओरिजिनलिटी डालने के लिए, वास्तविकता और यथार्थवादिता डालने के लिए मैंने उसी उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है जो उस वातावरण में रहते हुए व्यक्ति करता है जनरली। और जहां तक संडे की बात है, अगर मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊं तो मैं एक छोटा एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। जी। आपने देखा होगा, कुछ अखबार हैं हमारे भारत में, जैसे नवभारत टाइम्स। जी। तो नवभारत टाइम्स में टाइम्स अंग्रेजी का शब्द है। तो और इसी तरह ट्रिब्यून है जो, उनका जी। दैनिक ट्रिब्यून, और पंजाबी ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून तो इंग्लिश का है, जी। लेकिन उसके साथ जो ट्रिब्यून वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है वो इंग्लिश है। जी। तो ये भी एक ऐसी बातें हैं जो हमारे मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। जी। जी। तो इस तरह के शब्दों को क्योंकि मैंने पढ़ा है, इस तरह की भाषा को क्योंकि मैंने पढ़ा है और ऑब्जर्व किया है, मैं लोगों को बात करते हुए ऑब्जर्व करती हूँ। हम्म। जब भी मैं कहीं नए शहर में जाती हूँ, अभी हाल ही में बनारस गई थी, जी। तो मैं वहां के लोगों की क्या वेशभूषा है, जेस्चर्स तक मैं नोट करती हूँ हम्म। कि कैसे कोई किस तरह से बात कर रहा है, उसके फेस के कैसे एक्सप्रेशंस हैं, उसकी हम्म। बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसकी भाषा के शब्दों का चयन कैसा है। हम्म। मतलब वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि एक भाषा को जानने के लिए हमें ये हम्म। भी पता होना चाहिए कि उस भाषा में पूजा कैसे की जाती है, हम्म। अजान पढ़ी जाती है, या यीशु के सामने प्रार्थना की जाती है, या श्लोक बोले जाते हैं, या गुरबानी बोली जाती है। और हम्म। ये भी पता होना चाहिए कि अपशब्द कैसे कहे जाते हैं। हम्म। एक्चुअली लिखने के लिए शब्दों के साथ साथ अपशब्दों का ज्ञान होना भी जरूरी है, वाह। क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ अ डेली रूटीन। हम्म। जनरली मतलब मैं ये नहीं कह रही कि अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाए,
पर हम्म। पता होना चाहिए कि कौन हम्म। से शब्द वर्जित हैं या हम्म। किन शब्दों का किस हद तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह। तो वाह। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि अमृता प्रीतम है, जैसे जी। पंजाबी में जब हम बात करते हैं, या एक दो कुछ और राइटर्स के, मंटो है जैसे, जी। इनके शब्दों को अगर हम देखते हैं जी। तो वो बहुत वातावरण से प्रभावित हैं। वो हम्म। शब्द जो हैं, मतलब जिस तरह के वातावरण में उनकी कहानियां डेवलप हुई, तो हम्म। उसमें अमृता प्रीतम की हालांकि कहानियां सारी ट्रांसलेट भी हुई हैं, इंग्लिश में भी लिखा है उन्होंने, पंजाबी में उनका साहित्य रहा है। हम्म। और उनकी भाषा देखें, या एक अपना मंटो की भाषा देखें, तो ये चीजें सामने, रशियन जो ऑथर्स हैं उनकी भाषा देखें, तो लोकल टच देना बहुत जरूरी होता है। हम्म। वो मैंने लोकल देखा। टच इज मस्ट। और और उससे उससे भी आगे मैं ये कहूँगा कि जब ओमपुरी जी ने जो नोट लिखा था उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इस बात को उन्होंने मेंशन किया है कि वो आपके बारे में ये कहते हैं ओमपुरी जी की, जैसा कि मैंने कहा कि ये कहानियाँ हमें समाज का आईना दिखाती हैं। इनमें भारतीय मूल्यों की टूटन है, बिखराव है, लेकिन नाउम्मीदी नहीं है। ये बहुत प्यारी लाइन है। इनमें भारतीय मूल्यों की टूटन है, बिखराव है, लेकिन नाउम्मीदी नहीं है। और एक और बात उन्होंने बड़ी प्यारी लिखी कि इनमें शब्दों का आडंबर नहीं है। जो अभी हम बात कर रहे हैं इसमें शब्दों का आडंबर हम्म। नहीं है, मतलब जो डे टू डे लाइफ में हम वर्ड यूज कर रहे हैं, शैलजा जी ने उसी को लिखा है। कभी ऐसे, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि शायद जो पाठक उसको पढ़े कि यार ये तो मैं बोलता ही नहीं हूं। ये तो मेरी कहानी है, पर हम्म। ऐसे ऐसे तो मैं बात ही नहीं करता हूं, ऐसे तो मैं सोचता भी नहीं हूं। जी। तो आपने वो रियलिटी रखी है, और इन दोनों किताबों की खूबसूरती ही वही है। सो इसलिए ये दिल के ना एकदम से पढ़ते ही आपके करीब हो जाती हैं। अब लेकिन मैं बात करूंगा कि जब मैं आपकी एक दो कहानियां पढ़ना शुरू किया तो मेरा दिल ना बिल्कुल, मैं उदास सा हो गया। मुझे एक दो स्टोरी ने इतना टच किया कि मैं, यार ये क्यों हुआ। जैसे मैंने जब ये एल्बम वाली दीमक वाला एल्बम पढ़ा तो मुझे एकदम से माइंड में आया कि नहीं होना चाहिए था उसका। वो उतने उतना क्यों सोचती है वो, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई और उसकी शादी टूट गई, और फिर वो, और बाद में फिर उसको पुराना एल्बम मिला और वो याद करने लगी अपने पति के बारे में। तो इसमें मुझे एक दुख दिखता है। इसी तरह से जब अगली कहानी मैंने पढ़ी तारों की, तो उसमें भी मुझे दुख दिखा। फिर अगली बुक जब एक कहानी मैं पढ़ रहा था आपकी, तो वो बड़ी प्यारी कहानी, आपने बोला था 5 के सिक्के। 5 के सिक्के जब मैं पढ़ रहा था, उसके एंड की तरफ जब मैं बढ़ रहा था, तो जब वो किसी स्कूल प्रिंसिपल का वो इंटरव्यू करता है, उस जो मेन कैरेक्टर है उस स्टोरी का, और वो याद करता है कि आज मैं उस लड़की का, आज मेरी जो गर्लफ्रेंड थी या जो उनके साथ रहती थी जया। उसकी, जया। जया, जो सोचता जो मन ही मन उसको अपनी पत्नी मानता था, पर उससे शादी नहीं कर पाता है वो, जो स्टोरी में है। लेकिन वो हर साल उसके बर्थडे पे उसका सॉन्ग प्ले करता है। तो उसके लिए वो पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है वो इंटरव्यू लेना, लेकिन वो सोचता है जैसे इंटरव्यू खत्म होगा तो मैं उसके अपने वो फेवरेट सॉन्ग प्ले करूंगा जया का। और तभी किसी कॉलर की कॉल आती है उसको, किसी ऑडियंस की, कि मेरा फेवरेट सॉन्ग पिला चलाओ। तो जब मैं उस कहानी को पढ़ रहा तो मेरे मन में आया कि प्लीज़ ये कॉल जया की ना हो, प्लीज़ ये कॉल जया इसको कॉल करके ना बोले कि मेरा हम्म। फेवरेट सॉन्ग बजाओ। लेकिन जब आगे पढ़ा तो पता चला वो जया का पति कॉल करता है और कहता है कि जया के लिए तुम हम्म। ये सॉन्ग। और मेरा दिल बैठ गया कि, और वो, मतलब ओह, हम्म। दिस इज सो अमेजिंग। लेकिन जब मैंने अगली स्टोरी हाँ। पढ़ी तो फुल ऑफ लाइफ, कचोरी वाली गली, उसमें उम्मीद दिखती है, और उसमें उसमें जीवन दिखता है। उसमें लोग, एक दो स्टोरीज में लोग दूर जा रहे हैं, लेकिन उस स्टोरी में लोग करीब आते हैं। उसमें प्यार, जैसे जो उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। तो आपने जो कहानियां जो लिखी, जो देखी, तो क्या ये वास्तव में आपके पास ऐसे ऐसे घटित हुआ कि लोगों के दिल टूटे, लोग अलग हुए, बिछड़े और मिले? तो ये क्या एक्सपीरियंस से लिखा, या आपने कहीं ना कहीं दर्शकों को रुलाने के लिए एक दो स्टोरी ऐसी सैड सैड लिख दी? देखिए तरुण, आपकी बड़ी बारीक इस चीज को लेके ऑब्जर्वेशन है। मेरी जो स्टोरीज हैं उनको आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है। और वैसे मुझे बहुत लोगों ने 5 के सिक्के के बारे में ये पॉइंट आउट किया है कि वो जो स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं ना, कॉलर वाली, जो जी। जब फोन आता है,
जी। वहां पे आके सभी थोड़ा शेक मेरा हो तो जाते हैं, हिल मेरा जाते हैं दिल थोड़ा। बैठ गया कि का ये ये जया की कॉल ना हो। लेकिन उसके पति की जी। और ज्यादा सस्पेंस आपने उसमें और ज्यादा पेन यस डाल दिया, यस। दिल ही तोड़ दिया बेचारे का। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैंने इसको जानबूझ के इस तरह से स्टोरी को पोर्ट्रे नहीं किया है। बल्कि मेरी जो रीडिंग्स हैं या जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है, क्योंकि मैं एक रेडियो में भी काम करती थी और बिग एफएम में मैं पब्लिक रिलेशंस देखती थी, तो वहां पे आरजेस वर्क कर रहे हैं और हाँ। डिफरेंट डिफरेंट आरजेस अपने कॉलर्स को अटेंड कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो वहां से वो आइडिया एक तरह से डेवलप हुआ था। ओके। तो आई वोंट से कि वो किसी स्पेसिफिक किसी आरजे दोस्त के लाइफ पे तो नहीं है कहानी, बट हाँ ये है कि एक इमेजिनेशन फिक्शन का पुट डाल के उसमें, और कुछ चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की, और हाँ कुछ कैरेक्टर्स वहाँ ऐसे भी थे जो बहुत इमोशनल थे, जो पुरानी बातों को कभी पास बैठे तो याद करते थे। कि तो मेरे मन में ये ख्याल आता था कि लिखे जाने वाली चीजें हैं एक्चुअली, इन हम्म। चीजों को लिखा जाना चाहिए। हम्म। तो उस चीज को मैंने थोड़ा फिक्शन के तौर पे, जैसे आपने देखा होगा कि रेडियो में कॉल इन प्रोग्राम्स का जो ट्रेंड है ये ज्यादा पुराना नहीं है। हम्म। मतलब ऑल इंडिया रेडियो पे तो खैर काफी समय से कॉल इन प्रोग्राम्स आते थे, लेकिन एफएम रेडियो पे कॉल इन प्रोग्राम्स का जो हिस्ट्री है वो आई थिंक 15 16 17 साल पुरानी, हमारे चंडीगढ़ एरिया में इस लॉन्च हुए थे जब जी। एफएम, ज्यादा जी। पुरानी बात नहीं है। उस समय मैं सोचती थी कि इस तरह से अगर एक स्टोरी डेवलप हो कि एक आरजे काम कर रहा है और उसका एक वहां पे कई मेरे फ्रेंड्स थे जो जिनकी बैकग्राउंड ऐसे शहरों से थी, यूपी पटना और बिहार उस साइड से। तो मैंने डेवलप किया उस आइडिया को और उसको डेवलप करके इमोशनल टेंच दिया। एक्चुअली क्या होता है कि जो कहते हैं कि जो चीजें हमारे इमोशंस के क्लोज होती है ना, और ये जो पात्र है ना ये पाठक के बीच में कहीं पल रहे होते हैं, जी। जी। लेकिन वो उनको पता नहीं होता है उस चीज का। जी। तो जब वो पढ़ते हैं तो रियलाइज होता है कि ऐसा कुछ थोड़ा मेरे भीतर भी है, यस। ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा सा मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा बिल्कुल। हुआ था, या होने लगा था, या हो बिल्कुल। सकता था, बिल्कुल। या हो ना जाए। बिल्कुल। मतलब इस तरह की जी। चीजें जी। होती हैं। तो ये जी। पाठक की आत्मा को छूने की बात होती है, और बाकी सब तो इट इज ऑल इमेजिनेशन आपने एंड इट इज ऑल फिक्शन। बिल्कुल आत्मा को टच किया है, बिल्कुल टच किया है। मैं अपने आप को डायरेक्टली किसी कहानी से रिलेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं उन कहानियों को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे साथ हुआ है, हुआ नहीं है, लेकिन मैं उसको रिलेट करता हूँ कि यस ये होता है, ऐसा ही होता है, या मैंने किसी से सुना है, या मेरे पास आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ ऐसा हुआ होगा, पर ये होता है। और इसी तरह की लाइफ में सब कुछ हैप्पी हैप्पी नहीं होता है, ज़िंदगी का नाम खुशियाँ नहीं होता है, थोड़ा दुख भी होते हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। तो वो सारा आपकी किताबों में दिखता है, ये सारा झलकता है आपकी किताबों में, और वो बड़ी प्यारे ढंग से आपने उसको लिखा है। तो कितनी रिसर्च आज कर। जी। आज ही मैं एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं क्योंकि आपने ये बात कही कि आपकी कहानियां दर्द को ज्यादा टच करती हैं, तो हम्म। आज ही मैं कहीं एक फ्रेज पढ़ रही थी मॉर्निंग में इंटरनेट पे, कि कविता वो है जब आप पानी में डूब रहे हैं तो हम्म। आपको सूझ रही है। हाँ। वाह। तो कविता वो है जो मतलब अब पानी में डूब रहे हैं तो सूझ रही है। सूझ रही है, मतलब इतना जुनूनी होना पड़ता है लिखने के लिए कि जब कोई आपके साथ ट्रेजेडी भी हो रही है तो आप लिखने के बारे में ही सोच रहे हैं। वाह। मतलब यू तो लर्न वहां फ्रॉम से वो जो, एवरीथिंग। यस, एंड मोस्टली राइटर्स लर्न फ्रॉम देयर पेन एंड सफरिंग, दिस इज अ फैक्ट, तो ये दुख, दिस इज अ फैक्ट। दुख का जरूर होना कितना जरूरी है, मतलब ये जरूरी है क्या कि एक राइटर की जिंदगी में दुख होगा तभी वो अच्छा राइटर बनेगा? इज इट अ फैक्ट? नहीं, ये जरूरी नहीं है, पर जनरली जिनके साथ बुरा होता है वो अच्छा लिखने लगते हैं, ऐसा हाँ। मैंने महसूस किया है। हाँ। अपनी डेली लाइफ में जो लोग सेंसिटिव होते हैं और जिनके साथ लाइफ में या तो कुछ हुआ होता है या वो बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वर्स होते हैं, हम्म। जो लोगों की हर बात को सोचते हैं हम्म। या उसके बारे में उनके अमित छाप उनके दिमाग पे उसकी आ जाती है, तो हम्म। वो उसको जरूर लिखना चाहते हैं। उनमें
कुछ लोग डायरी, आई मीन मेरी लिखने की शुरुआत डायरी से हुई थी। आई यूज टू राइट अ डायरी, डेली अच्छा। डायरी। ओके। एंड आई यूज टू राइट, मैं हर डायरी में रोज आके स्कूल से लिखती थी कि आज मेरी टीचर ने मुझे ये कहा, मेरी फ्रेंड ने मुझसे ये ऐसे ऐसे। और उसमें ज्यादा, मैं इतनी छोटी थी, 10-12 साल की, और उसमें मैं उस दिन जरूर डायरी लिखती थी जिस दिन मेरी किसी के साथ लड़ाई हो गई या टीचर ने मुझे डांट दिया। जी तो जी जी। मतलब मेरा मन करता था मैं कागज पे लिखूं कि मुझे वाह। डांटा गया, मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो चीज हम लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। जी। खुशी तो हम बोलकर भी शेयर कर लेते हैं, इकट्ठे करेक्ट। बैठ के हंसकर। दुख नहीं शेयर करते हैं। तो दुख हम शेयर करते हैं, लेकिन जो दुख हम कागज पे या आजकल तो हम आईपैड्स पे लिखते हैं या अपनी लैपटॉप्स पे लिखते हैं, तो जो दुख हम लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेशन देते हैं, वो दुख हम कहकर मतलब ज्यादा लोगों के साथ बांटना हो तो लिखिए, अगर किसी दोस्त के साथ बांटना हो तो एक कप चाय पर भी कन्वर्सेशन काफी होती है। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक अ, कहा। और जी। खैर, आपने जो बात बोली कि कुछ एक राइटर्स हैं जो दुख की वजह से ही बहुत बड़े राइटर बने, मंटो तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी है कि कितना दुख रहा उनके, उनकी लाइफ भी पूरी दुख भरी रही, पर हाँ, उनकी कहानियाँ जो हैं, उनकी जो 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 भी उन्होंने लिखा वो एक एपिक बन के रह गया। मेरा थोड़ा सा समय है तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दो चीज़ों पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये कि आपको कितनी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है अपने राइटिंग से पहले, कुछ भी कहानी लिखने से पहले आप। और दूसरा मेरा होगा, ऑफ कोर्स जो टाइटल है मेरे शो का, लाइफ आजकल, तो आप लाइफ को कैसे जीते हैं, लाइफ को कैसे लेते हैं? हाउ डू यू सी लाइफ एज, व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू? जी। पहले आपका जो सवाल है वो ये है कि रिसर्च कैसे जी करने जी का जो है, तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस हद तक रिसर्च करती हूँ। जी। कोई भी स्टोरी जब मेरे दिमाग में पहले एक प्लॉट आता है, स्टोरी का एक आइडिया आता है, उसको डेवलप करने के लिए मैं वहां के वातावरण, मतलब ये नहीं है कि मैं चंडीगढ़ में हूँ तो सिर्फ चंडीगढ़ की कहानी लिख रही हूँ। मैं कैलकाटा के बारे में सोचकर, या मे बी साउथ का की सिटी, या बनारस है जैसे, या कश्मीर है, मतलब मुझे इस तरह से लिखना पसंद है, न केवल भारत बल्कि हम्म। जहां जहां मैंने यात्राएं की हैं उसके बारे में भी मैं कहानी के किताब के बारे में सोच रही हूँ। तो बेसिकली एक कहानी है मेरी इसमें, जिगर का टुकड़ा। जी। उसमें, उस कहानी में वो दो बहनों की कहानी है। हम्म। उसमें एक छोटी सिस्टर जो है वो अपनी बड़ी सिस्टर के लिए शी सेल्स ऑफ हर लिवर फॉर राइट। ड्यू टू सम रीजंस। राइट। तो वो उसमें मैंने ये जोड़ा है कि वो बड़ी सिस्टर उसको प्यार से जिगर का टुकड़ा बोलती है, हाँ। मतलब बचपन से। बचपन से। एंड फाइनली हाँ, और वो एंड में उसी के लिए अपना लिवर सेल करके उसके दहेज के पैसे जोड़ती है। वाह। तो वो जब मिलती है एंड में, जब उसका लिवर हाफ रह जाता है, एंड व्हेन दे मीट एंड शी क्राइज के जिगर का टुकड़ा मेरा, उसको लिपट कर रोती है। एंड दैट्स अ वेरी, उसको मैं लिखने से पहले मैंने रिसर्च किया कि जमशेदपुर की कहानी मुझे बनानी है। मैंने पहले ही माइंड बना लिया था कि जमशेदपुर की कहानी मैंने बना रही है। वहां सोनारी कॉलोनी मैंने ढूंढी नेट से। तो सोनारी कॉलोनी करके, उसके बाद मैं अभी कुछ दिन पहले हवाई जहाज से यात्रा कर रही थी, तो मेरे साथ एक शख्स बैठे हुए थे। वो बाय चांस कुछ पढ़ रहे थे, तो उनके किताब के बारे में कोई बात मैंने उनसे पूछी, तो उन्होंने जनरली बताया कि मैं सोनारी जमशेदपुर में एसीपी था, मतलब हाँ ही वाज अ पुलिस ऑफिसर हाँ who हाँ। was deputed in that area. वाह। And when he saw my story, it was in my bag, तो मैंने हम्म। उनको एक बुक निकाल कर दी वो, एंड ही वाज लाइक, ही सेड कि मुझे ऐसा लग रहा है कहानी को पढ़ते हुए जी कि आप जानती हैं उस स्थान के बारे में, आप जी। गई हैं वहां पर। हाँ। तो इसी तरह जो कचौरी वाली गली का भी, बनारस की कचौरी वाली गली जी। मैंने सर्च की पहले कि कोई ऐसा लोकल नाम मुझे मिले। हम्म। और इसी तरह पात्रों के नाम के बारे में है। हम्म। और अभी मैं बनारस गई थी तो मैं कचौरी वाली गली को देख कर आई जाकर अच्छा। कि यहाँ मतलब, एंड आई रियली फेल्ट कि मेरे कैरेक्टर्स कहीं यहीं घूम रहे होंगे। वाह। मतलब आई कुड सी दैट थिंग, आई मीन आई गो सो डीप इन द दिस थिंग, इन द थॉट
of my stories, the basic वाह। thought. And सेकंड क्वेश्चन आपका था कि लाइफ आजकल के हाँ जो जी। व्यूवर्स हैं उनको क्या। आपके लिए आप मतलब देखिए, आप जो शैलजा जी हैं उनके लिए लाइफ का मतलब क्या है? देखिए, मेरे लिए जीने का मतलब और जीवन का मतलब जो है, अ, लिखना और जीना मेरे लिए पर्यायवाची शब्द हैं। वाह। और पढ़ना भी, लिखना पढ़ना, और आजकल तो देखिए जीने की कला सिखाने वाले बहुत फिलोसोफर्स लोग आ गए हैं। लेकिन जीने की कला इसी में है कि आप अपने आत्मा के साथ, अपने आप के साथ सच्चे रहें, वाह। और सच्चे रहें, और लिखें खूब, और खूब पढ़ें, और वेरी नाइस। अपनी किसी भी हॉबी और किसी भी शौक के माध्यम से, अगर अपने देश का, अपनी भाषा का, कोई भी भाषा में लिखिए। मैं अंग्रेजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद अंग्रेजी शब्द बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मतलब पढ़ना लिखना जो है वो एक स्पिरिचुअल पाथ भी है। तो खूब पढ़िए, खूब लिखिए, और जिंदगी को 100% जिए, बिल्कुल। खुशी से जिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस थॉट। आपने ठीक भी कहा कि, और वेलकम। मैं भी ये भी मानता हूँ कि भाषा जो है, कोई भाषा होती है अपने आप में इतनी महान होती है कि आप चाह कर भी उसका निरादर नहीं कर सकते। तो हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी भाषा में पढ़िए और खूब लिखिए। जैसा कि शैलजा जी ने बताया, अगर आप पढ़ना अगर आपको आ गया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लिखना भी आ ही जाता है। थैंक यू सो मच शैलजा जी। आपसे बहुत कुछ है डिस्कस करने को, बहुत बातें हैं आपसे डिस्कस करने को, पर मैं नहीं ज़्यादा देर तक आपको पकड़ के नहीं रखना चाहता, क्योंकि आप और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। काफ़ी टाइम ले लिया थैंक यू मैंने सो ऑलरेडी मच आपका। पर तरुण जी, मुझे आपने अपने ऑडियंस से मुझे रूबरू करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं कहना चाहूंगी कि आपकी भी भाषा पे बहुत अच्छी कमांड है, और आपकी भी ऑब्जर्वेशन एक राइटर की तरह ही बहुत मान्यूट है। थैंक यू सो मच। एक दो कहानियां लिखी हैं मैंने, वेलकम। एक दो कहानियां लिखी हैं मैंने अपने आप के लिए लिखी हैं। वो भी शॉर्ट स्टोरीज ही हैं। अच्छा, हाँ। ऐसा मैंने लगता है बात करके। हाँ हम्म। और वो मैं सच बताऊं तो आपने ठीक कहा, वो लाइफ के एक्सपीरियंस से ही आती हैं, और उसको पढ़ के मुझे खुद में, मैं खुद को ही खुद ही पढ़ता हूँ, खुद ही खुश हो जाता हूँ। मैं भी ऐसी छोटी छोटी कहानियां लिख रहा हूँ। अगर किसी दिन वो एक, अगर मेरे 12 मौसम के हिसाब से 12 कहानियां अगर मैंने लिख दी, तो मैं भी उनको 12 स्टोरीज जैसे आपने किताबों में डाला, मैं भी किसी दिन डाल के इसको रिलीज कर दूंगा। पर सच बताता हूँ, मुझे आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बिल्कुल। बहुत कुछ सीखने को मिला। एक पत्रकार, माफ़ कीजिएगा, एक लेखक कैसे सोचता है, पत्रकार भी हैं वैसे तो आप, और एक लेखक सोचता कैसे है, उसका ज़िंदगी जीने का नज़रिया कैसे होता है, वो कितना छोटी छोटी चीज़ें, कितनी हर हर चीज़ को कितनी डिटेल में ऑब्जर्व करता है, और फिर उसको कैसे हर वक्त उसके अंदर का जो लेखक है कभी नहीं खत्म होता। इस वक्त भी अगर आप बैठे हैं तो आप कुछ ना कुछ, हम श्योर, एज ए लेखक सोच रहे होंगे, और कहीं ना थोड़ी देर बाद जाके कहीं ना कहीं उसको आप लिख देंगे। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई। तो शैलजा जी एक आपने एक लेखक की दुविधा ये भी होती है कि उसे इस चीज के बीच डिफरेंशिएट करना होता है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। जो आपने पहले ही बोला कि हाँ, पर नॉलेज, जी। इंफॉर्मेशन तो हर चीज़ की होनी चाहिए, ठीक है ना, ज्ञान तो हर जी। चीज़ का होना चाहिए, तभी आपको थैंक यू अगर, सो मच। बिल्कुल। और थैंक्स टू यू, आपने अपना कीमती समय दिया, मुझसे बात की, और मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर में जैसे ही आप अगली बुक अपनी रिलीज़ करेंगे, मैं वेट करूंगा अपनी अगली बुक का। और हाँ, मैं बताना भूल गया, मुझे इन दोनों बुक्स पे ऑटोग्राफ चाहिए, आपके सिग्नेचर चाहिए। बिना सिग्नेचर की बुक है ही है मेरे पास, मुझे ऐसे नहीं चलेगा। जरूर जरूर, बिल्कुल। जी। तो थैंक यू सो मच शैलजा जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात थैंक यू। करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक आई यू रियली तरुण जी, अप्रिशिएट थैंक यू इट। सो मच। और होपफुली थैंक यू। बहुत ही जल्द हम आपकी अगली बुक देखेंगे, और जब भी आपकी अगली बुक आएगी तो फिर हम आपसे जुड़ेंगे और आपसे बात करेंगे। और या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। या एनीथिंग, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बिफोर आई एंड दिस कॉल, एनीथिंग स्पेसिफिक, अदरवाइज मज़ा आ गया मुझे तो बात थैंक्स करके, थैंक्स दिस इज़ रियली नाइस। थैंक्स थैंक्स। या ऑलराइट, या सेम हियर। थैंक यू शैलजा जी, टेक केयर, हैव अ गुड डे। या थैंक यू। थैंक यू। हैव अ गुड डे। थैंक यू। थैंक्स।